नमस्कार। द अर्थ न्यूज देख रहे हैं हम सब। द रियल इशू में बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर, जहां पश्चिम बंगाल चुनाव अब पूरी तरह हाई वोल्टेज मुकाबले में बदल चुका है, जहां सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम की रैली में टीएमसी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है। उन्होंने इसे बदलाव की लहर बताया, जिस पर पहली ही चरण की भारी वोटिंग ने मुहर लगा दी है। दूसरी ओर अमित शाह ने भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री बंगाल की धरती का ही होगा, लेकिन दीदी का भतीजा नहीं। रिकॉर्ड 92% से ज्यादा मतदान ने चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। मुद्दे भी साफ हैं: महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और विकास, जहां बीजेपी बदलाव की बात कर रही है, वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। अब नजर 29 अप्रैल के दूसरे चरण और 4 मई के नतीजों पर है, जहां तय होगा कि बंगाल में सत्ता की समीकरण बदलता है या बरकरार रहता है। चर्चा भी करेंगे, खास मेहमान भी हमारे जुड़ेंगे, पर पहले को रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमदम की रैली में टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण की भारी वोटिंग ने बदलाव की लहर को साबित कर दिया है। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया, पश्चिम बंगाल विधानसभा को खंडित कर दिया था। उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी और अगला मुख्यमंत्री बंगाल का ही होगा, लेकिन दीदी का भतीजा नहीं। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। पहले चरण में 92% से ज्यादा मतदान ने चुनाव को और रोचक बना दिया है। बीजेपी इसे अपने पक्ष में माहौल बता रही है, जबकि टीएमसी इसे जनता का लोकतंत्र में भरोसा बता रही है। चुनाव के प्रमुख मुद्दों में महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और घुसपैठ शामिल हैं। बीजेपी ने महिलाओं के लिए 3000 रुपए मासिक सहायता और सख्त कानून व्यवस्था का वादा किया है। वहीं टीएमसी इन आरोपों को खारिज करते हुए अपने विकास कार्य को सामने रख रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर बाहरी हस्तक्षेप और राजनीतिक हमलों का आरोप लगा रही है। अब नजर दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल और 4 मई के नतीजों पर है। ये चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि बंगाल के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेगा। तो साफ है, जिस तरह से बयानबाजी तो हो रही है और वोटिंग परसेंटेज जो रही है कल की, वो भी काफी बेहतर रही है। तो देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, पर रुक करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे भी समझेंगे बंगाल के चुनाव को लेकर और आखिर किस तरह से देखते हैं। एडवोकेट अंकुश शर्मा है हमारे साथ बीजेपी से, और हमारे साथ मौजूद है दिनेश सिंह गेट, पॉलिटिकल एनालिस्ट। तो सर, आप दोनों का धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत मैं दिनेश सिंह गेट से करूंगा। सर, किस तरह देख रहे हैं इस बढ़ती हुई वोटिंग परसेंटेज को? शायद आज तक देश के अंदर किसी भी
विधानसभा या लोकसभा चुनाव में इतनी परसेंटेज नहीं गई होगी जिस तरह की वहां पर देखने को मिली है। जी चलिए, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले से इसी को अगर देखा जाए कि जैसे पिछली बार की तुलना में इस बार करीब करीब 11% से कुछ ऊपर जो है वोटिंग रही, तो टर्नआउट एक तरह से मतलब जनता ने जो इस तरीके से भारी तादाद में बाहर निकल करके वोटिंग की, तो वो एक तरह से भयमुक्त वातावरण का एक तरह से मतलब संकेत देता है। और उसमें पूरे तरीके से इसका पूरा श्रेय जो है वो इलेक्शन कमीशन को जाता है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज जो सेंट्रल डिप्लॉयड जो थी तो उनको जाता है, क्योंकि उनके बिना ये चीजें संभव नहीं थी। क्योंकि होता क्या था, जैसे कि पहले के चुनाव की अगर हम लोग बातचीत करें तो उसमें पूरे तरीके से जैसे मान के चलें कि एक बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो बंगाल के चुनाव में हमेशा से, चाहे पहले वो जैसे वाम दलों का जब जैसे सत्ता में जब वो लोग थे उस टाइम पे, चाहे उसके बाद में जैसे 3 बार जैसे टीएमसी की सरकार रही, तो वायलेंस उसमें एक तरह से मेन इंग्रेडिएंट के मतलब मुख्य तत्व वो रहता था। और उसमें उसके बिना कोई चुनाव नहीं होता था। कितनी पॉलिटिकल हत्याएं होती थी, बाकी जगह पे चुनाव बाकी जगह भी होते पूरे देश में, लेकिन जैसे केरल हो गया, साउथ में एक दो स्टेट्स हो गए, और नॉर्थ जी। ईस्ट में कुछ हो गया, और इस तरीके से बंगाल पश्चिम की है। बंगाल तो उसमें विधानसभा जैसे कि चुनाव जो में पॉलिटिकल सियासी हिंसा, और घमासान तेज खासकर हो जैसे गया कि है। जो पॉलिटिकल जो प्रधानमंत्री वर्कर्स नरेंद्र होते थे मोदी ने उनकी दमदम की हत्या को रैली लेकर में के बाकी मतलब टीएम बहुत ज्यादा तो खैर न्यूज में आ भी नहीं पाता था उसे। ये मान के चले जैसे आज चुनाव हुआ, और चुनाव करके बाद में उसके बाद में जब फैसला आया, और फैसला पक्ष में जिस जैसे दल के आया अभी तक जो रहा मामला, तो उसमें उसके बाद में उस पार्टी के दूसरे जो प्रतिद्वंदी जो दल जो थे उनके वर्कर्स को निकाल करके, घर से निकाल करके खुलेआम उनको मार दिया जाता था। तो वो चीज अब जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर लगी हुई है, और जैसे एक तरह से संकेत दिया गया कि दीदी शायद ना आ पाए, या जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे मतलब भयमुक्त जैसे वातावरण क्रिएट करने का काम किया, तो उसको लेकर के जनता के बीच में एक जो डर जो था वो समाप्त हुआ, उसको लेकर के बाहर निकले लोग। और दूसरा खासकर ये मान के चलें कि जैसे 80 से ज्यादा सीटें जो हैं वो मुस्लिम बहुल्य मतलब सीट्स हैं, और उसमें वहां पर पूरे तरीके से जो वर्चस्व जो है वो टीएमसी के जैसे कुछ गुंडा तत्व थे उनका पूरा होता था। हुमायूं को भी कबीर जैसे पहले इनके साथ थे, तो उनका होता था। तो उस तरीके से ये मान के चलें कि वहां पर जो जैसे कि इन खासकर जैसे कि इन क्षेत्रों में, और इसके अलावा और जगह पे भी, और वहां पर जो हिंदू जो क्षेत्र थे, हिंदू डोमिनेटेड जैसे कि मतलब कोई जगह होती थी, और वहां से बाहर निकलने का जो रास्ता उनका ब्लॉक कर दिया जाता था कि मतलब हिंदू वोटर जो है टर्नआउट जी। उनका कम से कम रहे। तो क्योंकि उसके ज्यादा जैसे मतलब पिछली बार के चुनाव में ये रहा कि जैसे कि ज्यादातर जो रुझान जो था वो भाजपा की तरफ रहा, तो रोकने की हालांकि कोशिश की गई, लेकिन उस तरीके से वो चीजें उसमें कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट थी, और इतने हैवी वेपन्स के साथ में पूरा फुल आर्म जो था, तो जी। उसको लेकर के, और पूरी मतलब जैसे ये मान के चले कि पूरे वीडियोग्राफी और पूरा जगह जगह सीसीटीवी लगा करके, तो उससे एक तरह से बहुत बेहतरीन ये रहा कि जो चुनाव आपका अब तक का एक तरह बिल्कुल। से बेहतरीन चुनाव बोल सकते हैं। और दूसरा जैसे कि 5 जो स्टेट्स में चुनाव, तो उसमें सबसे कड़ा मुकाबला जो है वो मैं देखता हूँ कि बंगाल में है, क्योंकि दोनों ही दलों का नीचे ग्रास रूट लेवल तक पूरी पकड़ अच्छी है। मतलब चुनाव जो है सिर्फ मतलब टीएमसी और भाजपा के बीच में, बाकी दल दल जो है तो एक तरह से मान के चले सिर्फ तमाशा देखने वाली चीज एक तरह से उनकी है। और दूसरा उसके अंदर भी बढ़ोतरी जो है भाजपा को ज्यादा मिलेगी, हेलो। क्योंकि भाजपा ने पूरे तरीके से नब्ज टटोलने का काम किया वोटर्स की। और माटी मानुष और जैसे सोनार बांग्ला, जी। इसको लेकर के पूरी तरीके से बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन किया। और दूसरा कंसिस्टेंसी से, यानी 2016 में जैसे कि जब चुनाव लड़ा तो उस टाइम पे 3-4 सीट थी, उसके बाद में जो वहां से वोटर टर्नआउट को लेकर के, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के, और जो सीट थी उनको लेकर के 77 सीट में 2021 में, और 36% के आसपास जैसे कि अपना वोट परसेंटेज, तो उसको लेकर के मान के चले कि वही चीजें अगर बरकरार रहती हैं, और जैसे कांग्रेस जो है वो 6 से 7% या 8% के आसपास अगर उसका वोटिंग परसेंटेज अगर रहता है, तो ये मान के चले कि पूरे तरीके से इस फेज में 100 के आसपास, 90 से 100 के बीच में सीट्स 100% आप मान के चले कि भाजपा कितने हैं। और इस फर्स्ट फेज में जैसे पिछली बार का चुनाव था उसमें भी फर्स्ट फेज बिल्कुल। में ज्यादा जो सीट थी वो भाजपा को मिली थी। सेकंड फेज में जैसे और सीट मिल गई, तो उसके बाद मान के चले कि मेजोरिटी मार्क के नजदीक अगर पूरी तरीके सत्ता में नहीं आ पाए, तब भी ये मान के चले कि पूरे तरीके से सत्ता के नजदीक रहेंगे, बहुत दूर खड़े नजर आपको भाजपा के नजर नहीं आएंगे ऐसे। जी सही जी। ठीक है सर, मैं रुकूंगा, दोबारा मैं करूंगा प्रभात जी का। प्रभात जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? प्रभात तिवारी जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं सर? प्रभात तिवारी जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। सर, क्या लगता है आपको आप इन चुनावों के अंदर किस तरह से ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है? क्या ये वाकई में टीएमसी के बोलिए। पक्ष में वोटिंग हुई है, या जी इस पर हाँ, मैं जनता ने सुन पा बदलाव रहा का हूँ। मन बोलिए। बना हाँ, लिया मैं है सर? सुन रहा हूँ। पूछिए, क्या पूछना है पूछिए। सर, क्या वाकई जनता हेलो ने बदलाव का मन बना लिया है सर? हेलो जी सर। हेलो।
जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको सर, आप बताएं, आपको आवाज नहीं। तो हाँ आप जी मेरे पास सुन रहे हैं? सर, क्या वाकई जनता ने बदलाव का मान बना लिया है तो सर इस बार? आ गया। जी सर। सर आपको आवाज आ रही है प्रभा जी? ऐसा है, बदलाव होना नहीं है, क्योंकि पूरे पच- मैं बता मैं बता रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में एक जनता का हेलो, मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा है, पश्चिम बंगाल में एक नारा चल रहा है, एक दो एक दो तीन चार चार, ममता दीदी ने 2011 में 16, लेकिन इनका थोड़ी लगता है। तो ये जो मेरे ख्याल के हसीन सब, लेकिन जब दोपहर के बाद जब रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, तो उस समय आप 250 से मिल जाएगी, क्योंकि इस बार बम्पर वोटिंग हो रही है पश्चिम बंगाल में। पर में पहली बार बंगाल के इतिहास में हुआ है कि 90% के ऊपर में मतदान हुआ है, और इसका 1.5 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, नाम बांट दिया गया, 60 लाख को हायर एजुकेशन में फिर डाल दिया गया। सर इस पता क्या, तरह आज से एक लोग रैली जो हुई है है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने साफ कहा है अंतर्राष्ट्रीय बंगाल को देश टीएमसी से जो आजादी है चाहिए। क्या वाकई में बंगाल में टीएमसी से आजादी चाहिए जनता को? और 200 एकदम। सर आपका सिग्नल वीक है, आपकी आवाज ना बात साफ आपकी नहीं आ बिल्कुल पा रही सही है है, सर। मोदी जी तो हाँ, जुमला वो तो जुमला के मैंने जुमलाबाज है ना, तो जुमलाबाज तो जुमला वाली बात करेंगे, तो उन्होंने तो 15 लाख आएंगे, उसके बाद में दिल्ली तक देंगे, 10,000 देंगे, और कुछ नहीं किए। तो ये सब जुमलाबाजी जो है, ये भाजपा वाले करते हैं और करते रहेंगे। तो जुमला भारतीय जुमला पार्टी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो है जमीन पे रहकर काम करते हैं। ठीक है और सर, मैं करता हूँ रुका सर आपका, करता रुका हुआ मैं एडवोकेट अंकुर शर्मा सर का रुक करूंगा। सर किस तरह देखते हैं इन चुनावों को आप, और जिस तरह ये आ, रैलियों में साफ तौर पर कहा गया है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ वहां पर कहा है, और काफी देर से वहां पर हैं भी हैं उस चुनाव के अंदर। तो इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं? और हमेशा एक बात का जिक्र हमेशा किया गया, चाहे वो राम मंदिर की का जिक्र हो, चाहे वो कश्मीर का जिक्र हो, चाहे वो 370 का जिक्र हो, ये बातें भी पूरे तरीके से हर एक मंच पर रखी गई हैं, हर एक रैली में रखी गई हैं। जी सर। देखिए, आपने जिस तरीके से आंकड़े पहले प्रस्तुत किए कि बम्पर वोटिंग हुई है, 11% पिछली बार से अधिक वोटिंग इस बार हुई है, तो ये ट्रेंड्स इस्टेब्लिश करते हैं कि चेंज इज कमिंग, और चेंज सुनिश्चित है। पिछले 3 बार से अधिक, मतलब चुनावी प्रक्रिया के दृष्टिकोण से अगर अब हम देखें, और 1.5 दशक से अधिक की सफरिंग्स और जो अंदर गुस्सा जनता के मन के भीतर बसा हुआ था, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ ही आज ये वोटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनाने जा रही है, और बंगाल एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जहाँ किस तरीके से हिंदू नरसंहार हो, डेमोग्राफिक चेंजेस हों, डेमोग्राफिक चेंजेस जो जेनोसाइडल इन नेचर हों, वहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा था। इलीगल इमिग्रेशन हो, ऑर्गेनाइज्ड इलीगल फॉरेनर्स को वहां पे शरण देने के बाद उन्हें नागरिकता तक देने के लिए पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड होना, ये एक षड्यंत्र का केंद्र बन चुका था, और कारण केवल एक ही था, टीएमसी की सरकार। तो टीएमसी की सरकार वोट बैंक की राजनीति के चलते, तुष्टीकरण के माध्यम से जिस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को बंगाल में कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, जेपरडाइज कर रही थी, लोगों ने उस सोच के खिलाफ, उस कार्यप्रणाली के खिलाफ वोट किया है। लोगों ने अपीजमेंट के खिलाफ वोट किया है। लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वोट किया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वोट जब लोग मन से करते हैं, तो भाजपा के अलावा पूरे भारत में दूसरी कोई पार्टी नहीं है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आप देखते ही हैं कि पूर्व में किस तरीके से पिछले
12 वर्ष अब होने को जा रहे हैं कि कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में किस तरीके से इंटरनेशनली भी भारत ने अपनी धाक जमाई है, अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने का काम किया है, पाकिस्तान के साथ अंदर घुस के उन्हें मारने का काम किया है। ऐसे इश्यूज आइडेंटिफाई करना, देखिए जनसांख्यिकी परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंज, डेमोग्राफिक चेंज इज अ सुसाइडल प्रोसेस। नॉर्मल स्पीड से अधिक स्पीड में ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी एरिया में अगर डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा हो, और बंगाल में तो उसे अलार्मिंग की कैटेगरी में डाला जाता है, तो एक जेनोसाइडल प्रोसेस होता है वो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के खिलाफ। अब हिंदुओं पे जो अत्याचार पश्चिम बंगाल में लगातार आज़ादी के बाद से होते आ रहे हैं, पहले कम्युनिस्ट, फिर कांग्रेस, टीएमसी, मुझे लगता है कि अब एक पैराडाइमल शिफ्ट पश्चिम बंगाल की राजनीति में होने की हुंकार जनता ने भर दी है। इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर आए हैं, और जैसा कि दिनेश जी ने भी बताया कि बड़ी संख्या में भी बाहर आने का कारण स्ट्रिक्ट लॉ एनफोर्समेंट था। गुंडागर्दी नहीं चलने दी, कहीं जगह पे वो सफल भी हुए होंगे, लेकिन लार्जली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट थी, रूल ऑफ लॉ की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, इलेक्शन कमीशन का जो पॉजिटिव रोल था फेयर एंड फ्री इलेक्शन का, उसके आधार पे हम पूरे तरीके से आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इन इलेक्शंस में पूर्ण बहुमत की सरकार बंगाल में बनाएगी और नेशनल इंटरेस्ट को बंगाल में प्रोटेक्ट करेगी। जी सर, मैं दोबारा करूंगा आपका मैं, और काफी अहम बातें हमने रखी हैं। प्रभात तिवारी जी आपको जवाब देना चाहते थे, जल्दी अपने बारे में, फिर जाऊंगा दिनेश सिंह गेट के बाद। जी सर। हैं देश की रक्षा की, सुरक्षा की, उसके बाद हिंदू के पास चले आते हैं, घुसपैठिया के पास चले आते हैं। हमको पहले बताइए कि पश्चिम बंगाल में SIR 6 चल रहा है, इन्होंने कितने घुसपैठिया, कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी पकड़े हैं? क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो गृह मंत्री के अंडर में होता है। तो अमित शाह साहब से मैं पूछूंगा कि आप मुझे एक तो लिस्ट दे दीजिए पश्चिम बंगाल का कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, घुसपैठिया कितने लोग पकड़ाए हैं SIR पे। ये होगी पहली बात। दूसरी बात है कि आप जो कह रहे हैं पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में, तो क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी भी अपने भाषण में कह रहे हैं कि 294 सीट पे मैं उम्मीदवार हूँ। तो भैया प्रधानमंत्री CM का कैंडिडेट हो तो बहुत बड़ी बात है, आइए चले आइए, आप CM बन जाइए। तो आप लोग का जो बात है वो तो जुमला से शुरू होता है और ख्याली पुलाव में खत्म हो जाता है। तो जुमला से और ख्याली पुलाव से जो है वो जमीनी सच्चाई नहीं चलती है। जमीनी सच्चाई काम की बात से चलती है, मन की बात से नहीं चलती है, जो श्री नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के बाद में ऐसा है, 15 साल से हमने इतना विकास किया है, इतना काम किया है, और हम लोग जो है 12 महीना काम करते हैं। हमारी दीदी कहती है सिर्फ चुनाव के समय चुनाव की बात करें, बाकी सर जो अगर है आप विकास था इतना किया 12 हुआ, महीना जो है काम की बात करें और काम करें। सर अगर विकास था इतना किया हुआ, तो हर एक रैली के अंदर ये बात क्यों कही जा रही है कि तो वहां पे महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलिए, अगर आपको बचना है? तो ऐसी बातें क्यों आती हैं अगर इतना अरे ही मैं बदलाव बता है रहा हूँ, अगर बंगाल के अंदर? अरे बता जी बता सर। बता दे रहे हैं ना, बता दे रहे हैं। जी जी। नहीं नहीं, पश्चिम बंगाल में एकदम हंगामा मचा हुआ है ना। पश्चिम बंगाल में लोग त्राई त्राई कर रहे हैं ना। हमारे घर में क्या माँ बहन नहीं है तो मुझे नहीं पता है क्या? ये दिल्ली से, ये हरियाणा से बोल रहे हैं, इनको क्या पता पश्चिम बंगाल के बारे में? इनको क्या पता है बताइए ना। पश्चिम बंगाल में रहते हैं क्या? ये पश्चिम बंगाल के इनका जन्म स्थान है क्या? दिल्ली से, हरियाणा से और वहाँ महाराष्ट्र से आप भाषण दे रहे हैं, वो अच्छी बात है। आइए दिल्ली पसंदगी करिए, और आप 21 में भी किए थे, 24 में भी किए थे। सर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो काफी जमीनी दिन से वहीं पे हैं, सच्चाई बहुत तो हम रैलियां लोग की उन्होंने जानते वहां हैं। पे। उसके नहीं साथ साथ नहीं नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं, बहुत रैलियां की हैं। जी सर। अरे भैया मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। नहीं नहीं, एकदम उनको जो है 15 दिन क्या, वो 1 महीना रहे, 4 मई को शाम तक रहे, क्योंकि इस 4 मई के शाम तक जो है पूरे बंगाल का रिजल्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि 20 से 25 राउंड होता है, तो उसमें दोपहर से ठीक। शाम तक हो जाती है। सर एक चीज और आपसे शाम तक समझूंगा जो सर, है सर इस चुनाव के अंदर मतलब आपको नहीं लगा कि जो घटनाएं वो कम घटी हैं, पर फिर भी जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनको टारगेट किया गया है? और वहीं अगर देखा जाए तो टीएमसी के कोई भी मैं बताऊं, कार्यकर्ता को टारगेट नहीं किया गया किसी तरह वजह से। जी सर। नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। जी सर। अरे मैं बता रहा हूँ ना, ये जो है इनका बोल रहे ना, इनका इनका जुमला है, जुमला।
क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप जो बोल रहे हैं छुटपुट घटनाएं हुई हैं, वो अच्छी बात है। कम घटनाएं होनी चाहिए चुनाव समय, क्योंकि ये महापर्व होता है, गणतंत्र का महापर्व होता है। लेकिन एसआईआर में पश्चिम बंगाल में इस घटियापन के एसआईआर से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों बीएलओ मारे गए, बीएलओ बूथ लेवल एजेंट, ऑफिसर। तो कहने का मतलब है एसआईआर के नाम पे इन लोगों ने 6 महीना में जो नाच किया है, वो ईसीआई और भाजपाई दोनों हैं प्यारे प्यारे भाई। बंगाल में इस लोग दोनों हैं प्यारे प्यारे भाई। इन लोगों ने हजारों लोगों को मौत में उतार दिया एसआईआर करके। जबकि एसआईआर जब नवंबर में शुरू हो रहा था, तभी हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि एसआईआर 1 महीना से 2 महीना का प्रोसेस नहीं हो सकता है। और देखिए आज 6 महीना हो गया, अभी भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ममता जी जो कहती हैं वो सच कहती हैं, और ममता जी जो वादा करती है वो पूरा करती है। लेकिन इनके इलेक्शन कमीशन, इनके प्यारे भाई जो हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी की बी टीम हो गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहे ज्ञानेश कुमार जी, तो उनको जो है वो क्यों नहीं 2 महीना में शहर करवा लिए पश्चिम बंगाल में? सुप्रीम कोर्ट क्यों हमको जाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट के जज को क्यों इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा? आज भी जो है एजुकेशन में जो है करीब 35 लाख लोग उसमें ये हैं, इंटाइटल हुए हैं, जी सर, अपील ठीक। की है। लेकिन 167 लोगों को सिर्फ जो है क्लियर किया गया है। सोचिए 35 लाख लोगों ने अपील की है, लेकिन 167 लोगों को ही सिर्फ अभी तक क्लियर किया गया है। और ठीक। बाकी का क्या होगा कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरा जो है साफ फिर सुथरा सर हम छवि ये नहीं समझ रखता ले है। कि भाजपा की जीत सुनिश्चित है फिर। भाजपा सुनिए, आपको बता रहे 50 पार नहीं करेंगे। याद है ना आपको, 50 लोकसभा में पार क्या नहीं बोले थे? करेंगे, 400 ठीक। पार। हाँ, ठीक है भाजपा सर, बोले थे ना मैं लोकसभा में करूंगा, रुक 400 सर, पार। मैं दोबारा रुक करूंगा सर आपका, मैं रुक करूंगा दिनेश सर का। दिनेश सर, भाजपा 50 पार भी नहीं कर पाएगी, और जिस तरह की वोटिंग हुई है कल, वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि इतना लोगों का बाहर निकलना और गॉड वोट गॉड करना। गॉड। मैं दिनेश सर से बात कर रहा हूँ सर, मैं उनसे जवाब ले लेता हूँ, उनका रुक कर रहा हूँ। और दिनेश सर, आपको क्या लगता है कि जो ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक अपना मत का अधिकार का प्रयोग करना था, अहम बात थी उनके लिए। एक चीज, दूसरा, पहले क्या वाकई में रोका जाता था वोटर्स को वोट करने के लिए? आज वो बिना किसी डर के वो बाहर निकले हैं वोट करने के लिए, क्या ये भी एक रीजन हो सकता है सर? जी साहिल जी, बिल्कुल। देखिए, टीएमसी प्रवक्ता जिस तरीके से बता रहे हैं कि ठीक है 50 पार नहीं करेगी और इनकी सरकार बन रही, तो देखिए हर पार्टी कार्यकर्ता को इसी तरीके से, इसी जुनून और जज्बे के साथ में जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए, और चुनाव के समय अपनी पार्टी को डिफेंड भी करना चाहिए। और इसी तरीके जैसे कर रहे हैं, तो उस तरीके से ये बहुत बेहतरीन, मतलब एक तरह से पार्टी कार्यकर्ता हैं और पार्टी का स्टैंड अपने तरीके से ले पा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए जमीनी हकीकत जो है, मतलब थोड़ा बहुत उनको भी देखना जरूरी है। क्योंकि 2016 का जो चुनाव था, उसमें कहां पर थी भाजपा, और उसके बाद में 2021 में कहां पर थी? चुनावी हिंसा जो थी उस टाइम पे 100 कुछ, मतलब मेरे ख्याल 150 या 160 के आसपास थी वहां पर उस टाइम पे जो हुई थी। और उसमें मेरे ख्याल से 66% या 67% जो है वो संलिप्तता पाई गई थी। पूरा रिकॉर्ड में ये सब चीजें देख सकते हैं उसको जाकर के। तो उसमें संलिप्तता इनकी पाई गई थी टीएमसी की, और बाकी वाम दल जो थे उनकी तरफ से थी। और चुनावी जैसे कि जो वर्कर्स जो हैं, मतलब पार्टी के जैसे जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं, तो उनके साथ में हिंसा करने का काम, खासकर भाजपा के जो वर्कर्स थे उनको मारने पीटने का और ये करने का काम, क्योंकि जब सरकार ही, तो मैंने जैसे बताया कि एक बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वहां के चुनाव में, चाहे वाम दल थे उस टाइम पे, चाहे 3 बार दीदी का राज रहा, अब अच्छा था बुरा था देखिए टीएमसी की सरकार है, टीएमसी के प्रवक्ता है, वो जाने, वो डिसाइड करें और तय करें। लेकिन ये तो रही चीज है, तो वो उसको रोकने का काम क्यों नहीं कर पाए? और इतना अगर इस तरीके से इनको लगता था कि भाई बहुत बेहतरीन तरीके से काम अगर किया है, तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी उनको वहां पे लागू करने का काम क्यों नहीं किया? पीएम आवास योजना जो है वहां के गरीब गुरबा लोगों को अगर मिलती है, उनको बेचारों को छत मिलती है, कच्ची झोपड़ी में पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं लेकर के। और दूसरा, जैसे कि कहीं कहीं ना कहीं भ्रमित करने का काम, जैसे माँ माटी मानुष को लेकर के और मछली को लेकर के, जैसे कहीं ना कहीं कि भी आपकी संस्कृति के साथ आकर के, कि अगर भाजपा अगर आगे तो संस्कृति जो है उसके साथ छेड़खानी करेगी, और उसको लेकर के बाद में यहाँ के जो लोग हैं उनका कल्चर खराब कर देगी ऐसे, तो वो चीजों को लेकर के उसमें मतलब पूरी तरीके से भाजपा ने और उस भ्रम को तोड़ने का काम किया, और पूरी तरीके से यहाँ के जो नेता गए
तो बेहतरीन तरीके से और बहुत कंसिस्टेंट तरीके से चुनाव लड़ते रहे। और उससे पहले जैसे 2016 का चुनाव था, तब से लेकर के उसमें चाहे वो मतलब है कि जैसे मान के चले कि मजबूत पार्टी के रूप में उभरे, सत्ता जी में नहीं आए, लेकिन फिर भी पूरे तरीके से भाजपा जो है वहां पर डटी रही। उसका नतीजा जो है 2021 में ये मान के चले कि 3-4 सीट से ऊपर उठ करके वोटिंग परसेंटेज जो है वो 36% बढ़ा, और 77 वोट जो सीट है वो आई। और इस बार अगर वही अगर मतलब कि बरकरार रहता है मतलब उस तरीके से चीजों का, तो ये मान के चलें कि फिर कहाँ पर जाएंगे, क्या करेंगे, वो सब कहने सुनने की बातें हैं। तो कॉन्फिडेंस एक अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं अच्छी बात नहीं है। ऐसे 50 से नीचे नीचे से मट जाएगी, एक तरह से एक अच्छे प्रतिनिधि की पहचान नहीं है। अगले को जैसे कि जब अगर कहीं पर जैसे कोई जैसे कोई मैच रहता है, चाहे वो क्रिकेट का हो, चाहे कुश्ती का हो, या बॉक्सिंग का हो, तो उसके अंदर भी जैसे कि जो प्लेयर होता है वो दूसरे की ताकत को देख के चलता है कि भाई ठीक है, अगले वाला जो है वो इस तरह का प्लेयर है, तो मुझे इस तरह के दाव पेच के साथ जाना चाहिए। लेकिन दीदी जो है वो उस तरीके से क्या सोच के जा रही है, क्या जा रही है, वो अलग बात है। हो सकता है सत्ता में वापसी इनकी चौथी बार फिर हो जाए, तो या हो सकता ना हो, लेकिन इतना कमजोर स्थिति में भाजपा रहेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। और दूसरा जैसे आपका दूसरा मतलब जो हिस्सा था प्रश्न मतलब जो था उसका, कि सुरक्षा को लेकर के, तो सुरक्षा में काबिल तारीफ इलेक्शन कमीशन ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने काम किया। उनकी बदौलत ही देखिए चुनाव का जो परसेंटेज मतलब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, वो उनकी बदौलत ही बढ़ा। क्योंकि अगर भयमुक्त वातावरण नहीं होता, बाहर जब लोग देखते हैं कि भाई ठीक है कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस हमें बचाने के लिए खड़ी हैं और जी यहाँ पर जो गुंडे जो हैं वो हमें परेशान नहीं कर पाएंगे, तो उसको लेकर के ही वोटिंग परसेंटेज 100% बढ़ा। और दूसरा आज भी स्थिति यही है। मैं कल करीबन 4-5 डिबेट में था, और उसमें वहां पर जैसे कि जो रिपोर्टर्स थी, तो उनसे जैसे कई बार आमने सामने की बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट बताया कि हम लोगों को निर्देश क्लियर था कि सनसेट से पहले पहले अपने ठिकाने वापस आ जाओ। अभी आज जैसे मान के चलें कि आज की स्थिति में 2026 में अगर ये हालत अगर होती है, तो ये मान के चलें 2015-16 में क्या हालत होगी, आज से 10 साल पहले कहाँ पर होंगे। तो इसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। बाकी चीजें वहां पर जो है उनको सुधारने की आवश्यकता है। और इतना बेहतरीन रहता तो इतना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ने वाली बात, तो एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ में इतना ज्यादा जो है भारी मात्रा में बीजेपी जो है उसके पक्ष में वोट नहीं पड़ता 2021 में। और इस बार भी जो जिस तरीके से लग रहा है, और फुटप्रिंट के साथ साथ में एक तरह जी से पूरा वहां पर जो जड़े जमाने का काम भाजपा ने किया, तो वो देखने की समझने की चीजें हैं। और वो पूरी तरीके से पक्ष में जाते हैं, मुझे भाजपा की तरफ ही जाता हुआ लग रहा है चुनाव। जी। ठीक है सर। एडवोकेट अंकुश शर्मा सर, अ, भाजपा सरकार जो है वो जुमले की सरकार है, इस तरह की बातें कही गई हैं टीएमसी द्वारा। पर एक चीज और, रैली के अंदर जो अभी रैली हुई है कुछ देर पहले, वहां पे अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी नेता है, उन्होंने कहा कि पहले चोर डकैत हत्यारे और बलात्कारी अपराध करते थे और जेल जाते थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। मतलब इस तरह की बयानबाजी जो है वो वहां पर चल रही है, तो इसको किस तरह डिफेंड करते हैं आप? ये देखिए, एक डाइवर्शनरी टैक्टिक है कि असल मुद्दों से किस तरीके से ध्यान भटकाया जाए। जहां तक कार्य की बात है, मैंने पहले भी अपने पहले चरण में भी आपके सामने ये निवेदन किया कि एक फेहरिस्त है, पैराडाइमल चेंजेस इस सरकार ने इंट्रोड्यूस की हैं अपने पिछले 12 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषय हैं जिसपे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, ये राजनीति करते हैं, और राजनीति के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। असल विषय फर्जी वोटर का है जो टीएमसी ने प्रोड्यूस की है। असली विषय इलीगल फॉरेन इमिग्रेशन का है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। असली विषय कश्मीर में मुस्लिम इंडोक्ट्रिनेशन और रेडिकलाइजेशन का है जिसको सरकारी सपोर्ट वहां पे हासिल है। असली विषय आतंक की सैंक्चुरी बंगाल जो बन चुका है, अलगाववाद, इंडोक्ट्रिनेशन, रेडिकलाइजेशन के माध्यम से, वो विषय है। तो इन विषयों पे बात करने में टीएमसी असहज हो जाती है, और इसलिए असली विषयों पे चर्चा ना हो, बात ना हो, तो फिर गाली गलौज की भाषा पे आ जाती है। ये जुमलेबाजी है। पहले जिस तरीके का आरोप लगाए कि कोई हत्या करके, कोई रेप करके, वगैरह वगैरह, भाजपा, बिल्कुल। देखिए इन बातों का क्या मतलब है? आप इस विषय पे कोई स्पेसिफिक इंस्टांसेस उठा के उसकी डिटेल्स में जाके कुछ कंक्लूड करना भी चाहें तो एक डिफरेंट विषय है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट में, एक पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में यू टेक अप पॉलिटिकल इश्यूज, और ऐसे विषय जो जनता एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, जहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा को जेपरडाइज किया जा रहा है, और वो विषय नहीं है राजनीति में, उस पर आप कुछ कहना नहीं चाहते, और आप प्रधानमंत्री को, आप गृह मंत्री को गाली गलौज करते हैं, आप अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। ये इनकी फ्रस्ट्रेशन भी दिखलाता है। और जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरे पक्ष और विपक्ष को सुनने के बाद ये तय किया कि जी जुडिशियल ऑफिसर एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।
अब उसके चलते भी एसआईआर की प्रक्रिया पे सवाल उठाना मुझे लगता है कि एक एक प्रोपेगेंडा के अलावा और कुछ नहीं है। एसआईआर ने जो फिल्टर लगाया है वो फिल्टर बहुत आवश्यक है देश के एक एक कोने में। एसआईआर भी एक इम्पोर्टेंट विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की एक्सरसाइज को अपहोल्ड बिल्कुल किया, सर। ना केवल जुडिशियल ऑफिसर्स को वहां पे लगा। और फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस समय कुछ हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को समन किया था। क्यों समन किया था और किस तरीके से उन्हें खरी खोटी सुनाई थी? वो केवल बिल्कुल। इसीलिए कि वो चीफ जस्टिस जो कैलकाटा हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है उनका फोन तक नहीं उठा रहे हैं, उनकी तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं हो रही है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स है उनको भी धमकाया जा रहा बिल्कुल। है ऐसा का माहौल। तो अगर जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए भी इस तरीके का माहौल बनाया गया कि वो कार्य ना कर पाए, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से क्या षड्यंत्र था, क्या छुपाने की बात थी। तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें, तमाम चीज़ें जनता के सामने, पूरे देश के सामने ही आई हैं। आ चुकी हैं। और अब हाँ बिल्कुल, और अब हिंदुत्व की बात हो या राष्ट्रवाद की बात हो, उसका झंडा जो है बंगाल में इस बार गड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से बंगाल में सरकार बनाएगी। और बंगाल की जो खोई हुई अस्मिता है, बंगाल का जो खोया हुआ गौरव है, वो। आप समझते हैं जी। इंडिपेंडेंस से पहले, चाहे वो स्कॉलरली पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें या फिर आप अपने बलिदान के दृष्टिकोण से देख लें, दोनों ही तरीके से वो पुनर्स्थापित होगा। जी बिल्कुल, आप बहुत अहम बातें रखी हैं आपने। अब देखते हैं आने वाले समय क्या बोलता है। धन्यवाद आप दोनों का हमारे जुड़ने के लिए। एडवोकेट अंकुश शर्मा आपका भी, और दिनेश सिंह गेट सर आपका भी बहुत धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और साफ है, बंगाल की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आक्रामक अभियान, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाने की पूरी कोशिश में है। रिकॉर्ड वोटिंग ने संकेत दे दिए हैं कि जनता बदलाव चाहती है या स्थिरता। ये अब 4 मई को साफ होगा। क्या टीएमसी का दिया बुझेगा या फिर बीजेपी का परिवर्तन रुक जाएगा? फैसला जनता के हाथ में है। और द रियल इशू में फिलहाल इतना ही। द न्यूज पे खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।